हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, वेलकम करता हूँ आप सबका सतलुज ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी की, जिसके अंदर हमने पहले दो टॉपिक को डिस्कस कर दिया था। पहला था डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कौन सा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इनकी क्लासेस जो हैं 7 से 8 क्लासेस हैं, जिनकी एक प्ले लिस्ट बन गई है और उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उन दोनों टॉपिक की जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे मेन सिस्टम है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है तंत्रिका तंत्र। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हैं, या चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके ऊपर जो कंट्रोल है, ठीक है, वो किसका है? हमारे नर्वस सिस्टम का है। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पॉइंट आता है कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। तो स्पेशलिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाएगा? स्पेशलिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्पेशलिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कहलाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ आ गया? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी और स्पेशलिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिस्ट। तो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? वो होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन, इसका हिंदी मतलब हुआ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। हिंदी में भी इसे न्यूरॉन ही लिखते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम से संबंधित जो मेजर ऑर्गन है वो है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो अब हम जो है ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन के बारे में जो भी पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं उन सबको हम स्टडी करने वाले हैं। मस्तिष्क, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो ब्रेन के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी? न्यूरॉन, क्योंकि नर्वस सिस्टम का ही मेजर ऑर्गन है। ठीक है, तो इसलिए इसकी फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल भी न्यूरॉन ही होगी। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है हमारे क्रैनियम के अंदर होता है। किसमें? क्रैनियम, जिसे बोलते हैं कपाल। क्रैनियम जो है हमारी खोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी, इसे बोलते हैं क्रैनियम। हमारा ब्रेन इसी क्रैनियम के अंदर फिट होता है, इसी क्रैनियम के अंदर स्थित होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे बोलते हैं मेनिंज मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? मेनिंज मेम्ब्रेन। यही मेनिंज मेम्ब्रेन जो है हमारी ब्रेन की जो है प्रोटेक्शन करती है, जिससे अगर हमारे सिर पर कोई चोट लग जाए तो हमारा ब्रेन उससे जो है हार्म ना हो, उसी को बचाने के लिए हमारे ब्रेन की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो होती है मेनिंज मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद मेनिंज मेम्ब्रेन से संबंधित एक वर्ड आता है यहाँ, मेनिंजाइटिस। कौन सा? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक तरह की जो है ब्रेन से संबंधित डिजीज है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर यानी कि दिमाग का बुखार।
मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर। हमारे ब्रेन का जो साइज होता है कितना होता है, हमारे ब्रेन का साइज वो होता है 1250 से 1650 सीसी। ठीक है, एवरेज अगर एवरेज माने तो 1450 सीसी। और हमारे ब्रेन का जो वेट है क्या है, हमारे ब्रेन का जो वेट यानी कि भार है वो है 1250 ग्राम से 1650 ग्राम, एवरेज माने तो 1450 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन से संबंधित कुछ फैक्चुअल बातें हुई कि हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। हमारा ब्रेन जो है कहाँ होता है, क्रैनियम के अंदर, क्रैनियम में होता है। हमारे ब्रेन के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी, मेनिंजाइटिस, और ब्रेन मेनिस मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर। और ब्रेन का जो साइज है वो 1250 सीसी से 1650 सीसी, अगर एवरेज माने 1450 सीसी। और वेट की बात करें, हमारे ब्रेन का जो भार है वो 1250 से 1650 ग्राम, और एवरेज की बात करें तो 1450 ग्राम। ठीक है, तो आगे जो है हम बात करेंगे न्यूरॉन, क्योंकि ये ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो ब्रेन तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हम अब बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस समझ आ रही होंगी। अगर आपके लिए क्लासेस बेनिफिशियल है तो सतलुज ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे जो भी क्लासेस आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर जो है इसी चैनल पर साइकोलॉजी और ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं, जिनका भी सीटेट एसटेट का एग्जाम है उनके लिए वो क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन की एकदम स्ट्रक्चर बनाए तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। ये जो है स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर किसकी, न्यूरॉन की। जो ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। जो ये है बीच में इसके, ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। जो ये बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं एक्सोन। और जो ये है इसे बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं, लोब्स। और किसी जो भी न्यूरॉन है, इसी न्यूरॉन के आगे सेम एज इट इज ऐसे ही स्ट्रक्चर दूसरे न्यूरॉन की बनी होगी। ठीक है, ये आपके डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस, ये हो गया एक्सोन और ये लोब। तो हमारे दिमाग के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो होता है न्यूरॉन्स के द्वारा। और न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर अलग अलग पार्ट हैं। ये है डेंड्राइट्स, ये जो है ये न्यूक्लियस, ये जो बीच का पार्ट है ये एक्सोन, और ये जो आपको दिख रही है नर्व्स, ये है लोब्स। तो हमारे दिमाग के अंदर जो मैसेज सबसे पहले रिसीव होता है वो होता है डेंड्राइट्स को। हमारे दिमाग में सबसे पहले जो न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले जो मैसेज रिसीव होता है डेंड्राइट्स को, और डेंड्राइट्स से वो मैसेज ट्रांसफर होता है एक्सोन की तरफ। एक्सोन से मैसेज ट्रांसफर होता हुआ पहुंचता है हमारे लोब्स के पास, और एक डेंड्राइट्स के जो लोब्स हैं वो मैसेज ट्रांसफर करती हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। समझ गए, यानी कि पहले वाले डेंड्राइट्स की जो लोब्स हैं ये मैसेज ट्रांसफर करेंगी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। इसी तरह ये मैसेज जो है आगे की तरफ ट्रैवल होता रहेगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुई किसकी, हमारे न्यूरॉन की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आगे नर्वस सिस्टम कितने टाइप का है, नर्वस सिस्टम मतलब टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो 3 टाइप का रहेगा।
नर्वस सिस्टम के टाइप्स। टाइप्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है 3 टाइप का रहेगा। कौन कौन सा? पहला है एएनएस, सीएनएस और पीएनएस। फुल फॉर्म क्या होगी? एएनएस की होगी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सीएनएस की होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस की होगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमने वन बाय वन इन सिस्टम्स के बारे में स्टडी करना है। पहले हम एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो एएनएस होता है ये क्या करता है? ये सेल्फ कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल सिस्टम। सेल्फ कंट्रोल सिस्टम ये खुद से ही अपने आप को जो है कंट्रोल करता है। और इसके अंदर क्या होता है? बेसिक इसके अंदर जो है ये शरीर के विभिन्न अंगों को, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या ऑर्गन्स को, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या ऑर्गन्स को एक लय के अंदर या एक रिदम के अंदर जो है, एक लय में या रिदम में बनाकर रखता है। ठीक है, उनकी जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है या कार्य करने की जो टाइमिंग है उनको आगे पीछे नहीं होने देता। उन सभी ऑर्गन्स की जो रिदम है लय है उनको बना करके रखता है। तो एएनएस जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। जो एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को बोलेंगे अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक को बोलेंगे परानुकंपी। परानुकंपी। जो सिंपैथेटिक है और जो पैरासिम्पैथेटिक है, इन दोनों का काम एक दूसरे के अपोजिट होता है। इन दोनों का जो वर्क है एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट। इसमें क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक होता है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो किसी ऑर्गन की कार्य करने की जो क्षमता है या किसी ऑर्गन की कार्य करने की जो दर है, यानी कि किसी ऑर्गन के कार्य करने की जो रेट है, दर है, उसको इंक्रीज कर देता है। किसी ऑर्गन की कार्य करने की दर या उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। और इसी के अपोजिट जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो उसी ऑर्गन की जो है कार्य करने की रेट यानी दर को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हार्ट बीट, तो हमारी हार्ट बीट जो है, अगर हम दौड़ लगाते हैं, हार्ट बीट अगर हम दौड़ लगा करके आए सुबह सुबह तो क्या होगा? हमारी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाएगी। यानी कि एवरेज जो एक नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 70 to 75 होती है, ठीक है, और पर मिनट। और अगर हम बात करें, अगर हम दौड़ लगा करके आए तो यही हार्ट बीट जो है हमारी 90 प्लस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 90 प्लस इसकी जो है हार्ट बीट की जो रेट है वो बढ़ गई। तो इसमें क्या काम किया? सिंपैथेटिक का, यानी कि उसकी रेट बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे नॉर्मल में आएगी तो वहाँ काम हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि रेट, इसकी जो रेट है वो कम हो रही है। हार्ट बीट का एकदम से बढ़ जाना कहलाता है सिंपैथेटिक, और हार्ट बीट का फिर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल रेंज में आना, उसको कम हो जाना, वो कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक।
तो यहाँ जो है हमारा ANS यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में जो है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS के बारे में। तो कैसी लग रही है आपको ये क्लासें? लाइक करें, कमेंट करें और क्लास को दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक जो है शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे जो भी क्लासेस आएंगी आपको मिल सकें। थैंक यू।